हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपरविल ट्यूशन में। तो आज हमको क्या डिस्कस करना है? आज हमको डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की थर्ड मेथड। क्या सॉल्व करना है? थर्ड मेथड डिस्कस करना है। थर्ड मेथड कैसा है? ये एक ऐसा मेथड है जब आप किसी इक्वेशन के गुणनखंड नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप गुणनखंड विधि नहीं लगा पाएंगे। यदि आप स्क्वायर फॉर्म में नहीं बना पाएंगे तो आप स्क्वायर भी नहीं बना पाएंगे। करेक्ट है, दूसरी विधि भी फेल हो जाएगी। लेकिन जो तीसरा मेथड है जिसे हम श्रीधाचार्य नियम कहते हैं, डायरेक्टली बच्चों को नियम पता होता है, किसी को ये नहीं पता होता कि ये इसे प्रूव कैसे करना है, इसे प्रूव कैसे करना है, वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले होंगे कि इसको प्रूव भी किस तरीके से करना है। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही प्रूव हुआ है, जो आप नेक्स्ट में देख रहे होंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। करेक्ट है, तो देखते हैं। आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ ली, अब तीसरा पढ़ना है हमको श्रीधाचार्य नियम। फॉर्मूला सबको लर्न होता है लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि एक आया कहाँ से। आपको पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपका मजबूत होगा तो क्वेश्चंस तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो देखते हैं। जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। अगर यदि मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसको रूट ए तो नहीं लिख पाऊंगी मैं, क्योंकि अगर मैं रूट ए लिखने की कोशिश करती हूँ तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किए थे। तो इसको या तो पूरे को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला होगा उसमें हमारा ए भी इंक्लूड हो जाएगा एक्स के साथ में। करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर लेते हैं। जब पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? ए से डिवाइड करेंगे ए को तो ये तो सिंपली कट ही जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन जो कि डिवाइड करके आई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, इसे हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे x² की फॉर्म में बनाते हैं। ये तो a² है, हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो इसे बनाने के लिए हमें a² प्लस 2ab या प्लस माइनस के लिए आ जाएगा प्लस b²। ऐसी कोई फॉर्म बनानी होगी तो a² का वर्क कौन करेगा? यहाँ पे x²। जब इसको ऐसे वर्क कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x²। करेक्ट, यानी कि x किसका वर्क कर रहा है? a का वर्क कर रहा है। ठीक है, x किसका वर्क कर रहा है? a का वर्क कर रहा है। b अपॉन ए एक्स, ये क्या है हमारी? ये है 2ab की फॉर्म, 2ab। इसे लिखने की कोशिश करते हैं। 2a क्या है? x है। अब b हमको कोई ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है अपने आप से, ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है b, ताकि ये जो है पूरा b अपॉन ए एक्स बन जाए। करेक्ट है, तो b कुछ ऐसा लेना है कि ये b अपॉन ए बन जाए। तो b तो हमको ऊपर चाहिए, नीचे a चाहिए। ठीक है, अब साथ में हमको 2v रिमूव करना पड़ेगा। x हमको चाहिए, b चाहिए, x चाहिए, a चाहिए। b a x मिल गया, लेकिन 2b हमको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे? 2। ठीक है, अगर आप इसे अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अपॉन ए एक्स बचेगा। सही है, यानी कि 2ab। का वर्क यहाँ पे किसने करा? b अपॉन 2a ने। अब इसका क्या करेंगे? एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे और एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे। ठीक है, करेक्ट है, ये इससे कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि अभी तक हमारी इक्वेशन जो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि जो हमने ऐड करा वही माइनस कर दिया। करेक्ट है, प्लस c अपॉन ए एज इट इज़ हमारा ऐसे आ जाएगा, c अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होगा? किसका स्क्वायर बन गया? x प्लस इस वाली चीज़ को लीजिए यहाँ से,
ये वाली जो वर्क है किसका करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है। अब जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4a स्क्वायर आ जाएगा तो ये तो सिंपली बी स्क्वायर ही होगा। इसे देखते हैं ये क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप सिंपली करते हैं सी ए इंटू जो आपका एलसीएम होता है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, 4ac। क्या बच गया, 4ac। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जब आप इसको आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सिंपली सॉल्व होके। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को रिमूव करने के लिए। जब अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी अपॉन 2a, ये तो सिंपली हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, ये किस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का दोनों के सेम आते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज़ रहेगा। इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन 4a स्क्वायर का क्या बाहर आ सकता है, अपॉन 2a बाहर आ सकता है। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब जो ये हमारी इक्वेशन है इसके मूल क्या है, इसके मूल यानी कि इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की निकालनी थी, वही तो इसके मूल होंगे। यानी कि जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो वही इसके मूल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b अपॉन 2a माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया श्रीधराचार्य नियम का, जो कि हमने किससे करा, पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि थी उससे हमने इसको प्रूफ किया है। कैसे किया है, एक बार फिर से वाइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रहने वाली है। ठीक है, फिर हमने इसके अगर इसको a से डिवाइड कर दिया x को पूरा बनाने के लिए। जो हमने आगे करा तो x स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बनाने की कोशिश करी, जो प्लस करा वही माइनस कर दिया, सिंपली कर दिया। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करा, इधर ले जाके सॉल्व करा तो ये वाली चीज़ें सॉल्व हो गई हमारी। आगे हमने ये करा, ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ से रूट ले लिया, जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, सिंपल वही करना है हमें। ठीक है, ऐसे करा और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर ले। आपको सबसे पहले बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको डेप्थ पता होगी ना तो आप किसी के सामने चूकेंगे नहीं कोई भी सवाल का आंसर देने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेप्थ क्लियर होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन होंगे उनमें सिर्फ क्या होगी, वैल्यू पुटिंग होगी। अगर आप किसी से पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा। आपको एकदम डेप्थ में नॉलेज लेनी है जो कि आपकी आगे काम आने वाली होगी। ठीक है, अगर आप IIT JEE की भी तैयारी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है डेप्थ नॉलेज लेना। आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी डेप्थ नॉलेज की। करेक्ट है, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बुक में होगा या फिर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 290 डिग्री हो। ठीक है, हंसी ना आ रही मेरे को, एक थप्पड़ में औंधा कर दूंगी। हाँ, नित्यांत है भीतर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने पढ़ लिया होगा। बताऊं अभी, बाहर चल, बाहर चल, चल बाहर जा, कोई जोर ना पड़ रहा ना, जाओ। गिरना दे, बाहर चल। वैसू हल्ला मचा तो पकड़ के इसके घर छोड़िए हो। ठीक है, वीडियो बना रही हूँ मैं, सुन ली वैसू।
वैसे छोड़िए इसे, इसके घर छोड़िए, इसकी मम्मी की दौर है, बाद में खा ली, पहले एक बार छोड़ के भगिया। रुक जा, गेट लगा ला, कल तो छोड़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो हमको क्या पता लगता है, हमको पता लगता है कि माना एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना छोटा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जो दूसरा होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो गया x+2। अब ऐसा क्यों हो गया, जैसे कि आप विषम देखना था, हमें कैसा देखना था, विषम। तो जब आप गिनती भी लिखते हैं सिंपली आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अभी इतने बड़े नहीं हैं, इसकी 2 3 4 5 6 7 या 1, इसकी 3 है, 3 आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। 3 के बाद अगर हम आप +1 करते हैं, क्रमागत मतलब होता है कि विषम नंबर जब आप लिखेंगे तो कैसा होगा, 3 5 7 9। ठीक है, यानी कि 3 के बाद में 5 आना चाहिए, 5 के बाद में 7 आना चाहिए, यही है क्रमागत, यानी कि ऑर्डर में, कैसे, ऑर्डर में, यानी कि कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें +2 करके मिल रहा है, ये भी +2 करके मिल रहा है, इससे अगला जो वो भी +2 करके मिल रहा है, तो ये कैसा होगा, +2 होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290, इसके वर्ग और इसका वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और इसका करेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर, और इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। अब ये क्या है, सिंपल इक्वेशन बन गई, इसे हमें सॉल्व करना है, x² + x² + 4a² + b² + 2ab यानी कि 4x = 290। जैसे सॉल्व करेंगे तो 2x² + 4x माइनस ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -290 + 4 = 0। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x² + 4x माइनस 286 = 0, 286 = 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आपने देखा होगा, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ और यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है, यानी कि पूरी इक्वेशन को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन जो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x माइनस 143 = 0। ठीक है, अब हमें इसका जो आंसर निकालना है वो किससे निकालेंगे, श्रेधाचार्य नियम से। श्रेधाचार्य नियम क्या था, x = -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, यही था। अब हमें क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। किस इक्वेशन से कंपैरिजन करना है, ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन से जब आप देखेंगे तो a की वैल्यू कौन है, यहाँ पे a की कौन ले रहा है, 1, यानी कि a = क्या है हमारा, अगर आप देखेंगे तो a = क्या है, 1 है। b = कितना है, 2 है, और c = कितना है, 143 नहीं, -143 कितना है, -143। बाय कंपैरिजन ये हमें पता लगा। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो x = -b यानी कि -2 + b² - 4ac। b² कितना होगा, b² यानी कि 4 - 4a का वर्क कौन कर रहा, 1 × 143 माइनस का अपॉन 2 × 1, यही हो जाएगा। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ तो प्लस हो जाएगी, तो =-2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 143 × 4 + 576 हो जाएगा। जब आप इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे 576/2। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, x = -2 ± 24 आ जाएगा, रूट अगर आप खोलेंगे तो 2। एक बारी पॉजिटिव लेना है, एक बारी नेगेटिव लेना है। जब पॉजिटिव लेंगे तो x = -2 + 24/2, तो ये कितना हो जाएगा, 22/2 = 11। एक बार जब नेगेटिव लेंगे तो -2 - 24/2
यानी कि -13 हो जाएगा सॉल्व जब आप करेंगे। तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना होता है और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है। एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं आपको कंडीशंस बना के दूंगी और सॉल्व आपको खुद करनी होंगी। करेक्ट है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। यानी कि चौड़ाई कितनी हो, जो चौड़ाई हो इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। यदि लंबाई, जैसे कि आप मान लीजिए लंबाई अगर मान लिया आपने 5 है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर कम होनी चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए विड्थ, यानी कि +3 होना चाहिए। यदि आप लेट करते हैं, लेट जो चौड़ाई है वो आपकी x है, तो जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी होगी, x + 3 होगी, यानी कि उससे 3 मीटर ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर यदि आप लंबाई को x मानते हो तो इसे x - 3 कर सकते हैं। ठीक है। इसका क्षेत्रफल जितना भी है वो पहले से निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार जिसका आधार कैसा है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई 12 मीटर है। यानी कि आप ये कैसे मान सकते हैं, ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये होगी x + 3 लेंथ और ये होगी x इसकी विड्थ। ठीक है, ऐसे आपने मान लिया एक आयताकार पार्क है। ठीक है। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी कि जिसकी 2 भुजा कैसी हैं, बराबर हैं, जिसकी 2 भुजा कैसी हैं, बराबर हैं। करेक्ट है। आगे देखिए। अब जो इसकी 2 भुजा बराबर हैं, उसने कहा जिसका आधार आयताकार की चौड़ाई है, यानी कि आधार हमने यहाँ पे माना है, चौड़ाई हमने यहाँ मानी है, तो इसीलिए हमें त्रिभुज बना। अगर हम इसे x मानते तो त्रिभुज हमको यहाँ बनाना पड़ता। करेक्ट है। आगे देखिए। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई दे रखी है आपको बच्चा 12 मीटर, यानी कि जो हाइट है, शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल से 4 मीटर कितना है, अधिक है। जब अधिक होगा तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ये जो रेक्टेंगल है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालते हैं तो वो कितना आता है, L × B। अब L का वर्क कौन कर रहा है, x, और B का वर्क कर रहा है x + 3, जो भी है। ठीक है, हो गया x + 3। एरिया कितना हो गया, अगर आप लिखना चाहें x² + 3x, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, समबाहु, समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल्स। इसका कितना होगा 1/2, जब हमको हाइट दे रखी है तो बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस कितना है, x है, हाइट कितनी है 12 है, तो इसे वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2x × 12, तो ये कितना हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा बच्चा, 6x हो जाएगा। अब उसने कहा है कि जो इसका एरिया है, यानी कि जितना इस वाले का एरिया है और जो इस वाले का एरिया, यानी कि इसका जो एरिया है वो इसके एरिया से 4 ज़्यादा है। यदि इसका एरिया 10 है तो इसका 14 है, यदि इसका 14 है तो इसका 18 है, यानी कि इसका ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको इसका एरिया इसके बराबर करना है, अगर आपको इस चीज़ का एरिया इस चीज़ के बराबर करना है तो आपको इसमें +4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका 14 है और इसका 10 है, जब आप इसमें ला के +4 करेंगे तभी तो वो 14 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + 3x, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये कब बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के, जब आप क्या कर देंगे, इसमें +4 ऐड कर देंगे। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई, यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं, +3x - 6x - 4 = 0। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² - 3x
-4 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जिससे चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। श्रीधाचार्य से नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको वर्णखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इनके यदि मूलों का अस्तित्व है तो इनके मूल ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है यानी कि अगर इनके मूल निकल सकते हैं तो आप इनके मूल निकालिए। अब ये कैसे पता लगाएंगे इनके मूल निकल सकते हैं? अब आपको पता है श्रीधाचार्य नियम क्या, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। क्या कोई कंडीशन ऐसी है कि जब इसके मूल ना निकल पाएँ? यदि रूट वाली चीज़ है अगर ये माइनस में आ जाए, यानी कि जो रूट है वो -1 या -24, यानी कि जो चीज़ है वो माइनस में आ जाए, तो क्या आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी से भी सॉल्व नहीं होगा अगर ये चीज़ रूट में आ गई। यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए? या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, जब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज़ 0 से छोटी हो गई, b² - 4ac 0 से छोटा हो गया, तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि हम इसके मूल नहीं निकाल सकते अगर ये चीज़ 0 से छोटी होगी। तो यानी कि क्या करना है, b² - 4ac चेक करना है, b² - 4ac चेक करना है। करते हैं। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, a = 3 है, b = -5 है और c = 2 है। आप = 0 लिख सकते हैं इसे इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, b² - 4ac चेक करना है। b कितना है, -5 का स्क्वायर 25 - 4a × c। जब आप इसे करेंगे 25 - 24 = कितना आएगा, 1, ठीक है। अब जो 1 है वो 0 से कैसा है, ज़्यादा है, यानी कि इसके मूल हैं। अब मूल हैं तो आप कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं। दूसरी देखते हैं, ax² + bx + c = 0 इसे 1 मान सकते हैं। यहाँ पे a का वर्ग कौन कर रहा है, 1, b का वर्ग कौन कर रहा है, 4 और c का वर्ग कर रहा है -5। b² - 4ac जब आप चेक करेंगे तो b कितना है, 16 माइनस, करेक्ट है, 4a × c, ठीक है, 4ac। सॉरी, जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे प्लस दिया रखा है आपको, +5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +5, ठीक है। 4 5 20, -20 कितना आएगा, -4। अब जो -4 है वो 0 से कैसा है, छोटा है। 0 से छोटा है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि इसके मूल आप निकाल नहीं सकते। इस तरीके से आपको b² - 4ac सिर्फ आपको क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। अब चेक करने के बाद आपको इनके मूल निकाल देने हैं। यदि मूल वास्तविक हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के मूल वास्तविक थे, तो आपको फिर इसके मूल निकाल देने हैं। इस वाले के नहीं निकालने हैं, जो थर्ड है उसके b² - 4ac चेक करना है और फिर आपको उसके मूल निकाल देने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 के मूल निकालने हैं, इसके भी मूल निकालने हैं और इस इक्वेशन के भी आपको मूल निकालने हैं। पहले इस इक्वेशन को देखिए, x + 1/x = 3 वेयर x ≠ 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया, x 0 कर देते हैं तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इनके डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसने कहा है कि x 0 नहीं हो सकता। सिर्फ मैं क्या करूँगी, आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बता दूँगी, इक्वेशन आपको खुद सॉल्व करनी है, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी आपको देने हैं, ठीक है। करते हैं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। x + 1/x = 3, इसे आप 1 मान सकते हैं। जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, तो क्या हो जाएगा, x² + 1 = 3। अब बच्चे क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल रहने वाला है, x² + 1 और इसकी कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। x² + 1 - 3x = 0। और थोड़ा सा डिज़ाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 3x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन के मूल आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। सभी इक्वेशंस के मूल आपको लिखने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके, करेक्ट है। आगे देखिए, इस वाली को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या एलसीएम आएगा, x × x - 2, ठीक है। अब जब हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/x ये वाला हिस्सा ले लेंगे इंटू
जो क्या होगा हमारा एलसीएम होगा, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1x माइनस 2। सिंपली आप ऐसे भी कर लेते हैं कभी कभी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो x माइनस 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 0 और 2 नहीं लेना, क्योंकि 0 नहीं ले सकते, 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। 2 लेते हैं तो 1/2 सही है, लेकिन जब आप 2 यहाँ पे रखते हैं 2 माइनस 2 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म, करेक्ट। x से आपका x कैंसिल हो गया तो कितना बचा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3x x माइनस 2 इक्वल्स टू -2। अब अच्छा जब आगे सॉल्व करोगे 3x² माइनस 6x प्लस 2 हो जाएगा, ये वाली चीज़ इधर आके, ठीक है ना। आगे देखिए 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस वाले इक्वेशन के मूल सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। जिससे आपका मन कर रहा है आप उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। श्रीधाचार्य का मन कर रहा है श्रीधाचार्य लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि का मन कर रहा है गुणनखंड लगा सकते हैं, और यदि आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मन कर रहा है पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। और यदि आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड नहीं ढूंढना है, पूर्ण वर्ग नहीं बना, तो डायरेक्ट आप श्रीधाचार्य लगाइए और आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की इक्वेशन मैं आपको बना के दूंगी, सॉल्व आप करेंगे। एक मोटर बोट है, कैसी है, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिकूल और अनुकूल समझिए। सबसे पहले प्रतिकूल और अनुकूल आपको पता होना चाहिए। प्रतिकूल और अनुकूल क्या है, यानी कि जैसे कि नदी है, ये वाली चीज़ें क्या है, नदी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक मोटर बोट है, ठीक है, ये नदी है, मतलब कि नदी बह रही है इधर की तरफ, ठीक है, और आप भी जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, आप थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आगे से हवा आ रही है, ठीक है, हवा आगे से आ रही है और हम भी आगे कोई जा रहे हैं, हवा ऐसे आ रही है और हम भी आगे कोई जा रहे हैं, तो थोड़ा तेज़ चलने की फ़्लो बनेगा हमारा। और जबकि अगर ऐसा हो, आगे से हवा आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, हवा ऐसे आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो फ़्लो थोड़ा कम बनेगा और हम थोड़ा जितनी तेज़ हम चल पा रहे होंगे उससे थोड़ा कम तेज़ हम चल पाएंगे। या फिर अगर हम उतने चलने की कोशिश करेंगे तो हमको जान ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप इधर जाते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप इधर जा रहे हैं और धारा जा रही है इधर, तो आपको ज़्यादा जोर लगाने पड़ेंगे, यानी कि थोड़ी आपकी ये कैसी होगी, चाल स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब आप मान लीजिए जो धारा की चाल है, इसकी चाल तो आपको पता है, मोटर बोट की चाल कितनी है, मोटर बोट की चाल है आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने धारा की चाल मान ली x, ठीक है, कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप अनुकूल जाते हैं तो आपकी चाल कितनी हो जाती है, आप अनुकूल जब जाते हैं तो आपकी कितनी हो जाती है, जब आप अनुकूल जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, जब आप इधर की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर भी हवा आपका लगाएगी। जैसे कि आप अगर चल रहे हैं तो हवा भी इधर की तरफ ही चल रही है, आप भी ऐसे चल रहे हैं और हवा भी इधर चल रही है, थोड़ा प्रेशर लगेगा, थोड़ा बहाव लगेगा, थोड़ा आप पे वो लगेगा, तो वो भी आपके साथ में ऐड हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, x+18, कितनी हो जाएगी, x+18, ठीक है। जब आप अनुकूल जाएंगे, यदि आप प्रतिकूल चलते हैं, यदि आप प्रतिकूल चलते हैं तो क्या होगा, तो जितना आप चल रहे हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, और हवा आ रही है ऐसे, तो जो हवा की चाल होगी वो घट जाएगी आपकी चाल से और थोड़ा आप स्लो हो जाएंगे।
यानी कि जब आप प्रतिकूल चलेंगे तो आप तो चल रहे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, और वो चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जितनी भी चाल होगी उसमें से x आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उतने का तो सामना करने में ही ख़त्म हो जा रही है x तो सामना करने में ही ख़त्म हो जा रही है, और जो बची उससे आप चल रहे हैं, जैसे कि 10 है तो 10, जिसकी ये 10 से चल रही है, आप 18 से चल रहे हैं तो 10 उसका सामना करने में ही ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आप कितने से चल पाएंगे, 8 से चल पाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने अनुकूल निकाले, प्रतिकूल निकाले। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब प्रतिकूल जाने में कितना समय लिया गया और अनुकूल जाने में कितना समय लिया गया, क्योंकि हमने समय दिया, उसने 1 घंटा अधिक समय लेती, तो हमें समय निकालना पड़ेगा। पहले अनुकूल में निकाल लेते हैं समय। अनुकूल जाने में कितना समय लगा, दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है आपकी 24 किलोमीटर, और चाल कितनी है प्रतिकूल में आपकी x + 18, तो ये इतना लग गया आपको अनुकूल जाने में समय। प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा आपको, दूरी बटे चाल, दूरी सेम है 24 ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ 18 माइनस x हो गया, करेक्ट है। ये हो गए आपके घंटे, ठीक है। अब आपको अनुकूल जाने में तो बहुत कम देर लगी होगी, क्योंकि साथ साथ चलते जा रहे हैं, वो भी आपको प्रेशर लगा रही है, धारा भी आपको प्रेशर लगा रही है, आपकी बोटें भी चल रही है, तो जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं आप। लेकिन प्रतिकूल में आपको ज़्यादा समय लगा हो, यानी कि समय किस में लगा, प्रतिकूल में ज़्यादा, ठीक है। यानी कि प्रतिकूल में से आपको अनुकूल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि समय किस में ज़्यादा लगा, प्रतिकूल में ज़्यादा लगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रतिकूल माइनस अनुकूल 1 बचेगा, यानी कि 24 बटे 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इक्वल्स टू 1। कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 24 18 प्लस x माइनस 24 18 माइनस x अपॉन 18 माइनस x 18 प्लस x इक्वल्स टू 1। इसे रिमूव कर लेते हैं ऐसे। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 18 ही लिखने देंगे, प्लस 24x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24x इक्वल्स टू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस x और 18 प्लस x। तो ये वाली चीज़ तो आपकी कट गई, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा कट गई। और जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपके यहाँ से x², क्योंकि ये सॉल्व हो जाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 324 माइनस x²। जब माइनस x² इधर साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x² प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, और x की वैल्यू निकाल के धारा की चाल आपको बता देनी है, जो कि क्वेश्चन ने आपसे पूछी, और वो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।